अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो टॉपिक जिसको हमने डिस्कस करना है वो है एंजाइम्स। एंजाइम्स के बारे में आप सब लोग पहले भी जानते हैं कि एंजाइम्स आर द कैटालिटिक मॉलिक्यूल्स, और कैटालिटिक मॉलिक्यूल से मुराद ये है कि एक कैटालिसिस कराने वाला मॉलिक्यूल जो है वो कभी भी रिएक्शन का हिस्सा नहीं बनता, लेकिन उसकी मौजूदगी की वजह से आपका जो रिएक्शन है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि जो एंजाइम्स हैं, या आपने वैसे भी 9th-10th में अच्छे से ये टॉपिक भी पढ़ा हुआ है कि एंजाइम्स जो हैं वो बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनके बगैर कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम उनके कुछ करैक्टर्स पढ़ेंगे कि एंजाइम्स असल में बने किससे बने हुए होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, और ज़ाहिर है अगर मैं ये लफ्ज़ कहती हूँ कि एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स के बारे में मैं और आप अच्छे से जानते हैं कि दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो दूसरे लफ्ज़ों में मैं और आप ये कह सकते हैं कि एंजाइम्स जो हैं वो अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि एंजाइम्स तो सारे के सारे प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन सारी प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होती। प्रोटीन और भी बहुत सारे काम कर रही होती हैं। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एंजाइम का, वो ये है कि ये किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा देते हैं? उसकी स्पीड को बढ़ा के उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देंगे। रिएक्टेंट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएँगे। तो इस तरह से उस बायोकेमिकल रिएक्शन की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। मतलब ये आसान लफ्ज़ों में उसका मतलब ये है कि इनके बगैर आप ज़िंदगी का तसव्वुर भी मुमकिन आपके नहीं कर सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि, क्योंकि हर तरह का बायोकेमिकल रिएक्शन, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव टाइप का है, डिस्ट्रक्टिव टाइप का है, वो एंजाइमेटिक प्रेजेंस की वजह से ही होता है। और अगर आप एंजाइम को वहाँ से निकाल देंगे तो लाइफ तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद वो आपको एंजाइम के स्ट्रक्चर के हवाले से डिस्कस करता है। कहता है कि जी दे आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, जो कि आपस में जॉइन करते हैं और कॉइल होके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। और चूँकि हम बात एंजाइम्स की कर रहे हैं, तो एंजाइम्स अपनी नेचर में ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, और मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि ग्लोबुलर प्रोटीन से मुराद वो प्रोटीन्स हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होती हैं। तो चूँकि एंजाइम जो है वो आपके साइटोप्लाज़्म में पाए जाते हैं, और साइटोप्लाज़्म की जो बेस है वो वाटर होता है, लिहाज़ा वाटर के अंदर सॉल्युबल फॉर्म में आपका एंजाइम जो है वो मौजूद होता है। कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो आमतौर पे पूरा का पूरा एंजाइम नहीं कर रहा होता, बल्कि एक उसका छोटा-सा पार्ट जो है वो मेन फंक्शन परफ़ॉर्म कर रहा होता है कैटालिसिस का। और वो मेन फंक्शन जो है वो क्या है कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट के साथ बाइंड करना और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराना। तो कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो पूरा का पूरा एंजाइम परफ़ॉर्म नहीं करता, बल्कि वो एक छोटे से हिस्से तक जो है वो महदूद होती है, और उस हिस्से को आप क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट बोलते हैं। तो एक्टिव साइट की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास जगह पे, एक्टिव साइट की जगह पे जाके आपका कोई भी रिएक्टेंट जिसको आप सबस्ट्रेट बोलते हैं, वो अटैच करता है, और अटैच होने के बाद जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा दिया जाता है। तो अगर मैं ये कहती हूँ कि पूरा का पूरा एंजाइम जो है वो अमाइनो एसिड से बना हुआ होता है, तो डेफ़िनेटली एंजाइम की जो कैटालिटिक साइट है वो भी किससे बनी हुई होगी? कुछ अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई होगी, और वही अमाइनो एसिड जो है वो उसको इम्पोर्टेंट बनाते हैं और उसको कैटालिसिस में हेल्प करते हैं। अच्छा जी, वो कहता है कि बाज़ दफ़ा ऐसा भी देखा गया है कि एंज़ाइम जो है वो अकेला अपना काम परफ़ॉर्म नहीं कर सकता, बल्कि उसको अपने साथ कोई ना कोई नॉन प्रोटीन पार्टनर भी चाहिए होता है। तो ऐसे तमाम एंज़ाइम, जैसे अगर मैं डीएनए पॉलीमरेज़ की बात करूँ, जो कि आपकी बॉडी के अंदर सेल लेवल पे डीएनए की रेप्लिकेशन करा रहा होता है, तो अब उस एंज़ाइम को भी, वैसे तो वो सारा का सारा प्रोटीन से बना हुआ होता है, लेकिन उसको भी कोफ़ैक्टर के तौर पे मैग्नीशियम आयन्स चाहिए होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बाज़ दफ़ा एंज़ाइम की एक्टिवेशन जो है वो किसी नॉन प्रोटीन पार्ट, जो कि आम तौर पे मेटल एलिमेंट्स होते हैं, उनके ज़रिए हो रही होती है, और उस नॉन प्रोटीन पार्ट को आप क्या कहते हैं? कोफ़ैक्टर कहते हैं, और वो एंज़ाइम को अपना काम परफ़ॉर्म करने के लिए लाज़मन चाहिए होता है। आम तौर पे कोफ़ैक्टर फ़ंक्शन कैसे करता है? दैट यूजुअली एक्ट एज़ अ ब्रिज बिटवीन एंज़ाइम एंड सबस्ट्रेट। यानी अगर आप नीचे पिक्चर देखें, तो आपको जो है वो ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर है, दैट इज़ शोइंग द एंजाइम, और उसके अंदर जो खाली जगह बनी हुई है, दैट इज़ द एक्टिव साइट ऑफ योर एंजाइम, और उसमें ग्रीन पार्ट जो है दैट इज़ अ सबस्ट्रेट। और सबस्ट्रेट अगर वहाँ पे अपनी एक्टिव साइट पे जाके फिट हो भी जाए, तो कोफैक्टर जब तक वहाँ पे फिट नहीं होगा, सबस्ट्रेट अब अच्छे से उसकी फिटिंग या बाइंडिंग जो है वो एक्टिव साइट के साथ नहीं हो सकती। तो एंजाइम अपना फंक्शन जो है उसको, यानी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सो दैट्स वाई द कोफैक्टर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। वो ब्रिज के तौर पे काम करता है, बाइंडिंग में हेल्प कर रहा होता है, और डेफिनेटली कैटालिसिस में भी रोल प्ले करता है।
बाज़ दफ़ा वो कहता है कि इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी, जिसकी वजह से जो है वो पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन होता है। इसके अलावा यहाँ पर उसने कुछ मेटल आयंस का ज़िक्र किया हुआ है जो कि कोफैक्टर के तौर पे एक्ट करते हैं। मैग्नीशियम का मैंने आपको अभी ज़िक्र किया है। कुछ हमारे पास ऐसे भी एंजाइम्स हैं जिनको आयरन चाहिए होता है एज़ अ कोफैक्टर, कुछ कॉपर को इस्तेमाल करते हैं, कुछ ज़िंक को इस्तेमाल करते हैं। द डिटैचेबल अच्छा, कोफैक्टर की बात, एक प्रॉपर्टी ये है सॉरी, कि वो डिटैच हो सकता है। तो ये जो डिटैच हो जाने वाला, अलहदा हो जाने वाला, आप देख सकते हैं कि रेड वाला पार्ट जो है वो फिक्स नहीं है एंजाइम के साथ। तो ये जो डिटैच होने वाला जो कोफैक्टर है उसको आप क्या कहते हैं? एक्टिवेटर, कि जब बाइंड करेगा तो एंजाइम को एक्टिव कर देगा और वो अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देगा। एक और बात याद रखिएगा कि आम तौर पे हम ये कहते हैं कि जो कोफैक्टर है वो इनऑर्गेनिक पार्ट होता है, यानी जैसे डाइवैलेंट आयंस हमने यहाँ देखे हैं, जबकि एंजाइम जो है वो प्रोटीन, और प्रोटीन आपको पता है ऑर्गेनिक होता है। अच्छा जी, उसके बाद वो आपको 2 कंडीशंस बताता है कि अगर तो आपका जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, यानी जो कोफैक्टर है, उसकी एंजाइम के साथ जो बॉन्डिंग है वो कोवलेंट बॉन्ड बने, यानी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने, तो उसको आप क्या कहते हैं? उस कोफैक्टर को आप प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। और अगर उसका बॉन्ड एंजाइम के साथ बनने वाला जो बॉन्ड है वो लूज़ हो, यानी वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ना हो, तो उसको फिर आप क्या कहते हैं? कोएंजाइम कहते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है, ये कोफैक्टर की बाइंडिंग पे आप उसकी कैटेगरीज़ बना रहे हैं। अगर तो कोफैक्टर की बाइंडिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो फिर वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएगा। और अगर वही कोएंजाइम जो है वो कोफैक्टर सॉरी लूज़ली अटैच्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना रहा, तो उसको आप कोएंजाइम कहेंगे। और आम तौर पे कोएंजाइम्स के तौर पे आपकी बॉडी के अंदर विटामिन्स वगैरह एक्ट कर रहे होते हैं, या फिर जैसे एनएडी वगैरह, निकोटीनामाइड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट वगैरह जो है वो एक्ट कर रहे होते हैं। इन केसेस में आमतौर पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं चाहिए होती विटामिन्स की या कोएंजाइम्स की। ये बार-बार इस्तेमाल हो सकते हैं, हर केमिकल रिएक्शन में यूज़ हुए, फिर उसके बाद दोबारा से रिस्टोर हो गए, फिर यूज़ हो गए। जैसे एंजाइम की क्वांटिटी आपको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती, क्योंकि वो हर रिएक्शन के एंड में रीप्रोड्यूस हो जाता है, दोबारा से आपके पास बन जाता है। अच्छा जी, उसके बाद वो आपको बताता है कि अगर आपके पास आपका कोएंजाइम, यानी ये लूज़ली अटैच्ड कोफैक्टर आपके एंजाइम के साथ, या फिर कोएंजाइम हो गया, या प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया, या इन अदर वर्ड्स कोफैक्टर हो गया, अगर वो उसके साथ अटैच नहीं है, यानी सिर्फ प्रोटीन पार्ट अवेलेबल है, तो उस वक़्त आप एंजाइम को क्या कहेंगे? एपो एंजाइम। और अगर वो उसके साथ अटैच हो जाए तो आप उसको होलो एंजाइम कहेंगे। तो इनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एपो एंजाइम सिर्फ प्रोटीन पार्ट होता है, होलो एंजाइम जो है वो प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों चीज़ें होती हैं। और डेफ़िनेटली अगर सिर्फ़ प्रोटीन पार्ट होगा एपो एंजाइम की शक्ल में, तो डेफ़िनेटली उसका मतलब क्या है कि उसका कोफैक्टर उसके साथ अटैच नहीं है, इसलिए वो एक्टिवेटेड नहीं है। तो एपो एंजाइम कैन नॉट कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट्स, जबकि होलो एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। तो मैंने आपको तीनों डिफरेंसेस बता दिए हैं, जो आपने बोर्ड में अगर ये सवाल आए तो लिखने हैं। उसके अलावा आपको कहता है कि जी बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर डिसॉल्व होते हैं, और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि उनकी नेचर ग्लोबुलर होती है, लिहाजा साइटोप्लाज्म की बेस वाटर है, और ग्लोबुलर प्रोटीन्स हमेशा पानी के अंदर सॉल्युबल होती हैं। कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि कुछ ऑर्गेनेलीज़ के साथ टाइटली बॉन्डेड होते हैं। मसलन यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि जी कुछ वो एंजाइम जो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। वो एंजाइम जो रेस्पिरेशन में रोल प्ले करते हैं वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। कुछ एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन को सिंथेसाइज़ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और वो आपको पता ही है, प्रोटीन मशीनरी हमारे सेल के अंदर राइबोसोम होती है, लिहाजा वो वहाँ पे पाए जाते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ तक तो जनरल आपने एक इंट्रोडक्शन देखा एंजाइम का। अब यहाँ पे उसको कुछ खसूसियात आपको बता रहा है। पहली खसूसियत तो ये है, वही जो आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। दूसरा इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, और ख़ुद इस्तेमाल भी नहीं होते। मसलन मैं एक बड़ी टिपिकल सी एग्जांपल दिया करती हूँ कि हमारे घरों में आपको अम्मी कहती रहें कोई काम आप नहीं करते, लेकिन अगर वालिद मौजूद हैं तो फिर आप जो है वो अब्बा जान की मौजूदगी में वही अम्मी वही काम आपसे कह रही हूँ, और आप वो काम फ़ौरन से कर लेते हैं। तो इसमें वालिद कह कुछ नहीं रहे होते, लेकिन सिर्फ़ उनकी मौजूदगी से काम जो है वो फ़ौरन से हो जाता है। तो दे आर एक्टिंग एज़ एंजाइम्स, ठीक है। ये एक मजाक था, लेकिन मतलब ये एक जनरली इसी तरह से एंजाइम इस्तेमाल भी नहीं होता, लेकिन वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। अच्छा जी, उनकी प्रेजेंस जो है वो आपके एंड प्रोडक्ट की नेचर को इफेक्ट नहीं करती कि जी वो एसिडिक हो जाएगा या बेसिक हो जाएगा। जो जैसा प्रोडक्ट है एज इट इज़ वैसे ही रहेगा।
एंजाइम उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। छोटी सी एंजाइम की अगर क्वांटिटी भी मौजूद है तो वो एक अच्छा खासा केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने की सलाहियत रखता है, वो उसको स्पीड अप कर सकता है, यानी थोड़ा सा भी एंजाइम हुआ तो आपका केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ सकती है। अच्छा जी, इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। हर एंजाइम हर केमिकल रिएक्शन या हर सबस्ट्रेट को उठा के प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करता। हर सबस्ट्रेट का अपना पर्सनल एंजाइम होता है, जो कि डेफ़िनेटली जिसकी एक्टिव साइट जो है वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अल्लाह पाक ने बनाई हुई है। लिहाज़ा उसी केमिकल रिएक्शन को वो कैटालाइज़ करता है और उसको उसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। दूसरी बात ये है कि एंजाइम जो है वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। ज़रा सा भी पीएच में चेंज, ज़रा सा भी टेम्परेचर में चेंज, ज़रा सा भी आपके सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में चेंज, ये सारी की सारी चीज़ें उसको फ़ौरन से जो है वो उस डायरेक्टली असरअंदाज़ होती हैं उसकी एफ़िशिएंसी के ऊपर। लिहाज़ा और वो किस तरह से असरअंदाज़ होती हैं उसके ऊपर हम पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर कह रही हूँ टॉपिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तो इसलिए मैं अभी इसको छेड़ नहीं रही। सम एंजाइम्स रिक्वायर अ कोफैक्टर फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग, ये भी हम पीछे टॉपिक में पढ़ आए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो उसने एंड में लिखी हुई है वो ये है कि एंजाइम असल में आपके रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी? तो प्यारे बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी असल में वो एनर्जी है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट कराने के लिए रिक्वायर्ड होती है। मसलन आप एक रिएक्शन कराना चाह रहे हैं तो आप उसके नीचे हीट अप्लाई कर देते हैं, लिहाज़ा उसको उस वहाँ से एक एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाती है और आपके रिएक्टेंट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो ये तो मैं एक जनरल केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ। लेकिन एंजाइम क्या कर रहा है? वो यही काम आपकी बॉडी के अंदर परफॉर्म कर रहा है। वो आपके सबस्ट्रेट की एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करता है ताकि आपकी बॉडी के लेवल पे, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस पे ही आप जो आपके एंजाइम का आइडियल टेम्परेचर है उसी पे वो एनर्जी उसकी आ जाती है रिएक्शन की। और इस तरीके से जब उसकी एनर्जी लो हो जाती है तो उसको कराना आसान हो जाता है। नेक्स्ट वो बताता है कि जी एंजाइम का काम करने का तरीका या कैटालिटिक मेथड क्या होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, ये आपको सवाल भी आ जाता होता है बोर्ड के अंदर। वो कहता है कि एक एंजाइम जो है आम तौर पे एक 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन होती है जो कि ख़ास किस्म की केमिकल कंपोजिशन जिसकी होती है, और उसके पीछे केमिकल कंपोजिशन के पीछे वजह होती है ख़ास तरतीब में जुड़े हुए अमाइनो एसिड्स और उसकी ख़ास शेप होती है। हर एंजाइम जो है वो अपने पर्टिकुलर रिएक्टेंट्स को पहचानता है और रिएक्टेंट को आमतौर पे आप सबस्ट्रेट कहते हैं, वो उसको पहचानता है अपने सबस्ट्रेट को और फिर उसको बाकायदा पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है और रिएक्शन के एंड में दोबारा से रिप्रोड्यूस हो जाता है। जैसे यहाँ पे इक्वेशन उसने आपको दिखाई हुई है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है वो एक दूसरे के साथ बाइंड करेंगे। हमारे पास बाइंडिंग के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। फाइनली जो है वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और एंजाइम दोबारा से रिप्रोड्यूस हो जाएगा। वो इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो दोबारा से रिप्रोड्यूस हो गया हमारे पास। अच्छा जी, अब एंजाइम और उसका सबस्ट्रेट जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन जो है वो हमेशा, या बाइंडिंग जो है वो हमेशा कुछ ख़ास किस्म की चार्ज बियरिंग साइट्स होती हैं। जैसे अगर ये आपका एंजाइम है वाइट कलर में जो उसने शो किया हुआ है और आपको उसकी एक्टिव साइट्स नज़र आ रही हैं, ब्लैक कलर का सबस्ट्रेट जाके बाइंड करेगा तो ऐसे कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के साथ बाइंड नहीं होती। डेफिनेटली वहाँ पर कोई ना कोई चार्जेस होते हैं। फ़र्ज़ कर लें आपके सबस्ट्रेट के ऊपर प्लस चार्जेस हैं, एंजाइम की एक्टिव साइट वाले अमाइनो एसिड्स के ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं, तो वो चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उनके दरमियान में बाइंडिंग होगी और फिर उसके बाद फाइनली उसको कन्वर्ट कराया जाएगा, कैटालिसिस करा के उसको उसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराया जाएगा। चार्ज और शेप ऑफ एक्टिव साइट इज फॉर्म्ड बाय सम अमाइनो एसिड्स, जो कि आपकी एंजाइम के उस पॉलीपेप्टाइड चेन के उस हिस्से में मौजूद अमाइनो एसिड्स की जो शेप होगी, जो उनका चार्ज होगा, उसके मुताबिक जो है वो बाइंडिंग होती है। दीज अमाइनो एसिड्स आर ब्रॉड क्लोजर एंड आर अरेंज इन अ स्पेसिफिक वे। जब आपकी एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, सिंथेसाइज होती है, तो उसके बाद उसके अंदर होती है फोल्डिंग। उसका एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है, जो उसने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया हुआ कॉइलिंग या फोल्डिंग। तो आपकी वो जो स्ट्रेट पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाना है उसने, ग्लोबुलर प्रोटीन बनानी है। और वो सारा बनाने के बाद होता इस तरह से है कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोई 500 अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो जब उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा तो एक्टिव साइट इस तरह से बनी हुई होगी कि कहीं पे कोई 78 नंबर का अमाइनो एसिड आ गया, कहीं पर कोई
10 नंबर वाला अमाइनो एसिड आ गया और कहीं पर कोई 280 वाला अमाइनो एसिड आ गया, तो इस तरीके से क्योंकि वो फोल्ड हुए हुए हैं ना और बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से फोल्ड हुए हुए हैं, कॉइल हुए हुए हैं, तो फिर डिफरेंट तरह के अमाइनो एसिड जो है वो मिलकर वो एक्टिव साइट बनाते हैं और फिर वहाँ जाके फिर बाइंडिंग होती है। एक्टिव साइट आमतौर पे 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है। पहला पार्ट जो है वो बाइंडिंग साइट कहलाता है, जिसके ऊपर डेफिनिटली चार्जेस होते हैं और वो सबस्ट्रेट के ऑपोजिट होते हैं और वो उसके साथ बाइंड करते हैं। दूसरा पार्ट उसका वो होगा जो कि कैटालिसिस कराएगा, डेफिनेटली उस सबस्ट्रेट को केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराना है। प्रोडक्ट मुमकिन है कि आपके पास 2 छोटे-छोटे सबस्ट्रेट या 1-2 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, सबस्ट्रेट मिलकर बड़ा प्रोडक्ट बना रहे हों, या फिर ये भी मुमकिन है कि आपका एक बड़ा सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ बाइंड करके स्मॉल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा हो। तो इट ऑल डिपेंड्स कि किस तरह का रिएक्शन हो रहा है। बाइंडिंग साइड का काम सबस्ट्रेट को बाइंड कराना है और कैटालिटिक साइड का काम जो है वो इन उस प्रोडक्ट को उससे प्रोडक्ट बनवाना है। बाइंडिंग साइड जो है वो उसने यहाँ लिख दिया है कि हेल्प करती है रिकॉग्नाइज करने में और बाइंडिंग करने में सबस्ट्रेट की, और हमारे पास जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आता है वो उसको बनवा रही होती है, और उसके बाद उस रिएक्शन को कैटालिटिक साइड जो है वो एक्टिवेट करती है और कैटालाइज करके आपके सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा देती है। उसके बाद दोबारा से आपका एंजाइम इससे अलहदा हो जाता है और दोबारा से अनचेंज और रीयूज़ होने के लिए रीयूज़ हो सकता है। अच्छा जी, उसके बाद वो एंजाइम की काम करने की जो मेथड है उसकी बेस पे डिफरेंट तरह के मॉडल्स हमारे पास आए हैं। 2 मॉडल सबसे ज़्यादा फेमस हैं। 1890 में सबसे पहला मॉडल एमिल फिशर ने दिया था और उसने कहा कि एंजाइम बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लॉक एंड की। एक ख़ास ताला, एक ख़ास चाबी जो है वो एक ख़ास ताला खोलती है, एक ख़ास ताले को एक ख़ास चाबी खोलती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ख़ास सबस्ट्रेट को एक ख़ास एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। ये बात किसी हद तक बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब मैं ये कहती हूँ कि ख़ास लॉक को एक ख़ास की ओपन करती है, तो लॉक की जो वो पॉकेट है जहाँ पे आपकी की इंसर्ट आप करते हैं, वो एक रिजिड सा स्ट्रक्चर है, वहाँ पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो लेकिन जब आप एंजाइम को देखते हैं, तो जब सबस्ट्रेट और एंजाइम की बाइंडिंग होती है, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी बहुत आप ये कह लो कि मॉडिफ़िकेशन आती है, यानी वो एडजस्टमेंट होती है, जिसके बाद फाइनली फिक्स हो जाता है वो सबस्ट्रेट जाके। और जबकि लॉक के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो एक पेट सेट पॉकेट है जहाँ पर आप अपनी वो की को इंसर्ट करते हैं और उस लॉक को ओपन कर लेते हैं। सो ये लॉक एंड की मॉडल ग्रेजुअली जैसे जैसे एंजाइम के बारे में डिटेल आप पढ़ते चले गए, आप इस मॉडल को फिर आपने जो है वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि वहाँ पर इसके मुताबिक एंजाइम की एक्टिव साइड में कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। असल में एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो रिजिड नहीं होती, बल्कि वहाँ मॉडिफिकेशन है, वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है, एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही वो एक दूसरे के करीब आते हैं सबस्ट्रेट और एंजाइम, तो एक्टिव साइट में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन आती है, थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो एडजस्ट होती है और फाइनली सबस्ट्रेट जाके उसके अंदर बाइंड कर जाता है। लिहाजा लॉक एंड की मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया और उसके बाद 1959 में दोबारा से कॉशलैंड ने एक और मॉडल जो है वो इंड्यूस फिट मॉडल, जो कि बिल्कुल अच्छी तरह से उसको डिफाइन करता है एंजाइम के काम करने के तरीक़ाकार को। उसने कहा कि जब एक सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ कंबाइन कर देता है, तो फिर उस दौरान वो सबस्ट्रेट उसके अंदर मुख्तलिफ तब्दीलियाँ लेकर आता है और उन तब्दीलियों के नतीजे में एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलकर एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो ये जो तब्दीली आती है उसके स्ट्रक्चर के अंदर, ये एंजाइम को इस काबिल बनाती है कि वो उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर सके। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आज के दिन का हमारा जो लेक्चर है वो इतना ही था। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में दोबारा से हम जो है वो अगले दोनों टॉपिक्स को, फैक्टर अफेक्टिंग और इनहिबिटर वाले टॉपिक को करके इस चैप्टर को इंशाल्लाह अल अज़ीज़ वाइंड अप कर देंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।